नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नेशनल हेराल्ड मामले पर भाजपा ने कांग्रेस को सुनाई खरी खरी, कहा कांग्रेस के आचरण में ही है भ्रष्टाचार। धरना प्रदर्शन से दबाव में नहीं आएगी ईडी। अपने नेताओं पर ईडी के एक्शन से भड़के कांग्रेसी देश भर में कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर पूछताछ जारी। वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम सुनवाई। कानून को बताया गया राजनीति से प्रेरित। किरेन रिजिजू का दावा मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए है कानून। पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून के खिलाफ मुफ्तियों और मौलवियों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात। भाजपा ने पूछा, हिंदुओं के पलायन पर चुप क्यों है ममता। छत्तीसगढ़ में कोंडागांव नारायणपुर सीमा पर नक्सली मुठभेड़, मारे गए 2 नक्सली, कई हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। एक तरफ राजधानी दिल्ली में तापमान रोज चढ़ रहा है तो दूसरी तरफ सियासी पारा भी 7वें आसमान पर जा रहा है। गांधी परिवार इस समय मुश्किलों में है। नेशनल हेराल्ड का जिन फिर बाहर आ गया है। वहीं जमीन घोटाले में गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी ईडी के शिकंजे में आते दिख रहे हैं। इन सबके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में हल्ला बोला है। अपने नेताओं को कानूनी शिकंजे में आते देख कांग्रेसी बौखला गए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से ये तस्वीरें आई हैं जहां प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस की अगर बात करें तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया और चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी गई है, जिस पर सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। लेकिन बात करें रॉबर्ट वाड्रा की तो आज फिर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है ताकि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से पर्दा उठ सके। कल ईडी ने उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की थी। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग कर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इस केस की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी, तब कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। कांग्रेस इसे बदले की राजनीति और धमकी के तौर पर देख रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन के नाम पर राज्य प्रायोजित अपराध है। करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े इस मामले में गांधी परिवार सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी की चार्जशीट में आपको बता दें सैम पित्रोदा का नाम भी है और 25 अप्रैल को चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान लेगा। जैसा कि बताया जा रहा है, ईडी बार बार पूछताछ के लिए बुला रही है वाड्रा को भी और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट को दाखिल किया गया है। और फिर से एक बार हम बता दें कि गांधी परिवार पर बार बार सवालों के घेरे में घिरती नजर आ रहा है गांधी परिवार। और मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों को भी कहा है कि पूरी छूट है, पूरी तरह से जांच की जाए। ईडी की चार्जशीट में सैम पित्रोदा का नाम भी लिया जा रहा है और नेशनल हेराल्ड का ये मामला है जो एक बार फिर से निकल आया है। फिर से इस पर बातचीत हो रही है और संज्ञान इस पर कोर्ट लेगा 25 अप्रैल को। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट को दाखिल किया गया है और धरना प्रदर्शन से ईडी दबाव में नहीं आएगी क्योंकि कांग्रेस भी इस पर धरना दे रही है। और नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाने के खिलाफ पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं।
भाजपा ने आज फिर कांग्रेस पर हमला बोला। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की पहली चार्जशीट पर कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐलान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को धरना देने का पूरा अधिकार है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है, देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। On behalf of the BJP, I wish to clarify at the very outset that though Congress party surely has got the power to and the right to offer dharnas, but it does not extend to misappropriating public property given by the government to National Herald. भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने गांधी परिवार और रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार पर कहा कि गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से देश को सीखना चाहिए। कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना, और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। भाजपा ने कांग्रेस के द्वारा धरना दिए जाने के मुद्दे पर सवाल उठाया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी बेल पर हैं और मोदी सरकार कानून को काम करने देगी और कानून अपना काम करेगा। सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। कानून अपना काम कर रहा है। द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? फिर ये धरना, वेंडेटा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। ईडी ने वाड्रा को आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। वो कुछ देर पहले ईडी के दफ्तर पहुंचे। कल भी ईडी ने हरियाणा के जमीन सौदे के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की थी, जहां उनसे करीब 6 घंटे पूछताछ हुई। उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत दर्ज किया गया। रॉबर्ट वाड्रा पर जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर उनका आरोप भी है। और 2008 में गुड़गांव के शिकोपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। वहीं जमीन 58 करोड़ रुपए में DLF को बेच दी गई थी। इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा पर बार बार ईडी का जो शिकंजा है कसता जा रहा है। तौरी निवासी सुरेंद्र शर्मा ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। रॉबर्ट वाड्रा पर अवैध तरीके से 50 करोड़ रुपए से अधिक कमाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, तो वो भी आरोपी इस केस में बताए जा रहे हैं। 1 सितंबर 2018 को ये मामला दर्ज किया गया था। तो रॉबर्ट वाड्रा पर जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के इमामों, मौजिनों और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने संसद में भी वक्फ बिल पर कड़ा एतराज जताया था। बिल पास होने के बाद ममता ने कहा था कि वे इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने साफ कर दिया कि वे केंद्र की नीति के खिलाफ खड़ी रहेंगी। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे राज्य सरकार पर भरोसा रखें। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं और बड़ी संख्या में हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है।
बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या और उनके पलायन पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो हुआ उसकी वे बदसरना करते हैं। साथ ही ममता बनर्जी से सवाल किया कि वे वोट बैंक के लिए कितना गिरेंगी। ममता जी, बंगाल में क्या हो रहा है? वोट बैंक के लिए आप कहां तक गिरेंगी, कितना गिरेंगी? क्या मतलब है इसका? हिंदू मारे जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। क्या आपकी सरकार मानवीयता में भी शून्य हो गई है? हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर सेंट्रल फोर्सेस पहुंची। अब वहां लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस चली जाएगी तो हमें डर है कि वो पूरा हमें अटैक करेंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बहुत हम भर्त्सना करते हैं और इस बात का संकेत है कि ममता जी की सरकार के नंबर अब गिने हुए हैं। वहीं भाजपा ने ममता बनर्जी से सवाल पूछा कि उन्हें वक्फ बोर्ड में महिलाओं, पिछड़े और गरीब मुसलमानों को स्थान देने से परेशानी क्यों हो रही है। ममता जी, अगर वक्फ बोर्ड में केंद्र में और सारे प्रदेशों में महिलाओं को जगह दी जा रही है तो आपको परेशानी है क्या? ममता जी, अगर पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड में लाया जा रहा है तो आपको परेशानी है क्या? वक्फ के द्वारा जो गलत तरीके से गरीब मुसलमानों की जमीन छीनी गई है, जब्त की गई है वक्फ के नाम पर, उसके बारे में अगर ईमानदारी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है तो आपको परेशानी है क्या ममता जी? यही तो बड़े सवाल हैं। इन बड़े सवालों का जवाब दीजिए आप। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद हालात नियंत्रण में तो हैं, लेकिन तनावपूर्ण बने हुए हैं। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शनिवार को पिता, पुत्र समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। भाजपा ने इन लोगों की याद में आज शहीदी दिवस मनाने का फैसला किया है और इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बंगाल की सीएम पर राज्य में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक राज्य की मुख्यमंत्री कैसे कह सकती हैं कि वो अपने राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं करेंगी, जबकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं। Disturbing is the chief minister is visibly inciting the violence. If chief minister herself is telling the people to protest, if chief minister is telling that she will not follow the act passed by the parliament, this amounts to inciting violence. Remember, law and order is a state subject. Now the chief minister who is in charge of the law and order incites violence, it is trouble for himself or herself. After all, she has to contain and maintain the law and order. वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई सभी याचिकाओं पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिनमें वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। ज्यादातर याचिकाएं कानून के विरोध में हैं, हालांकि कुछ याचिकाओं में कानून का समर्थन भी किया गया है। 2 याचिकाएं ऐसी भी हैं जिनमें वक्फ के मूल कानून वक्फ एक्ट 1995 को ही चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। याचिका में केंद्र ने कोर्ट से अपील की है कि वे इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले केंद्र सरकार की दलील भी सुने। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा मामले में आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की आज न्यायिक आयोग के समक्ष पेशी हो रही है। वो आयोग के दफ्तर पहुंच चुके हैं। इस मामले में न्यायिक आयोग जियाउर रहमान बर्क का बयान दर्ज कर रहा है। दरअसल बर्क पर संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है।
तो संभल हिंसा मामले में जियाउर रहमान का नाम बार बार आ रहा था और उनसे पूछताछ भी की जा रही है और शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान उनका नाम आ रहा था कि उन्होंने हिंसा भड़काने में एक अपना अहम रोल अदा किया है। और यहाँ रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कोंडागांव नारायणपुर सीमा पर हुई मुठभेड़ में 2 कट्टर नक्सली मारे गए। बस्तर IGP सुंदर राज ने बताया कि मारे गए दोनों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनके पास से AK-47 बरामद की गई है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में पूर्वी बस्तर का खूंखार माओवादी कमांडर हल्दर और रामेश शामिल हैं। इन पर 13 लाख का इनाम था। दरअसल फोर्स की कार्रवाई से इलाके में नक्सल संगठन में खौफ है। वो पहाड़ियों में विस्फोटक सामान छिपाकर भागे फिर रहे थे और सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत जवानों द्वारा स्थानीय सूचना तंत्र को बेहद मजबूत किया गया है, जिसका परिणाम सफलता के तौर पर मिल रहा है। जिला कोंडागांव नारायणपुर एवं बस्तर के सीमावर्ती कीलम बुर्गम जंगल क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CP माओवादी संगठन के पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी कैडर्स को उपस्थिति की आज सुरक्षा के आधार पर DRG कोंडागांव टीम दिनांक 15 अप्रैल को सर्च अभियान के लिए रवाना हुई थी। अभियान के दौरान कल दिनांक 15 अप्रैल को शाम से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में 2 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। दोनों माओवादियों का शिनाख्ती डिविजनल कमेटी मेंबर हल्दर एवं एरिया कमेटी मेंबर रामे के रूप में हुआ। हल्दर के ऊपर 8 लाख इनाम एवं रामे के ऊपर 5 लाख इनाम पूर्व से घोषित है। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 एवं अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद की गई थे। आसपास इलाका में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति 2025 लागू की है। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार दोनों ही स्तर पर कार्रवाई कर रही है। सरकार की नई सरेंडर नीति के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकारी नौकरी, बच्चों को फ्री शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। देखिए DD न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ के बस्तर से ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति 2025 लागू। नई नीति नक्सलियों को हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लाने पर केंद्रित। नीति में सुरक्षा, पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार के प्रावधान। नीति का लक्ष्य 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना। आत्मसमर्पित नक्सली को मिलेगी शिक्षा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने और हिंसा की राह पर चल रहे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक नई नीति शुरू की है। इस नीति के अंतर्गत सरेंडर करने वाले सक्रिय इनामी नक्सलियों और उनके परिवारजनों को शिक्षा, रोजगार एवं वित्तीय सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नई नीति के अनुसार यदि किसी आत्मसमर्पित नक्सली ने नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया है और इसके कारण उसकी जान व संपत्ति को खतरा उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे प्रकरणों में उसे पुलिस विभाग में नियुक्त किया जा सकेगा। इसके साथ ही 5 लाख रुपए या उससे अधिक के इनामी नक्सली को सरेंडर की स्थिति में पात्रता रखने पर नक्सली अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। हम वार्ता के लिए तो हम लोग दरवाज़ा शुरू से ही खोल के रखे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि आप गोली और हिंसा की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को ट्रांजिट कैंप या पुनर्वास केंद्र में रखा जाएगा। यहाँ उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया 120 दिनों के भीतर पूरी होगी ताकि वे जल्दी मुख्यधारा में शामिल हो सके। नक्सलियों को उनकी रुचि के हिसाब से हुनर सिखाया जाएगा, जैसे खेती, व्यवसाय या अन्य रोजगार। 3 साल तक हर महीने 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा, यानी 3 साल में कुल 3.6 लाख रुपए की आर्थिक मदद। आत्मसमर्पित नक्सलियों के बच्चों को 18 साल तक मुफ्त शिक्षा और छात्रावास की सुविधा मिलेगी। कानूनी सहायता दी जाएगी ताकि वे नया जीवन शुरू कर सकें। अभी तक 1100 से ज्यादा
नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। उनके लिए अलग से हम लोग 15,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए हैं, उनको स्किलिंग करा रहे हैं और स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी काम करेंगे। यदि इच्छुक आत्मसमर्पित नक्सली खुद भी शिक्षा पाना चाहता है तो संबंधित विभागों की योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। यह नई नीति राज्य में शांति एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी बल्कि उनके परिवारजनों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। विगत 15 महीने में बस्तर संभाग के अंतर्गत 350 से अधिक माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जो आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए इस 15 महीने के अवधि में लगभग 1200 से अधिक माओवादी कैडर हिंसा त्याग कर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ सरकार के नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति 2025 का लक्ष्य 2026 तक राज्य को नक्सल मुक्त करना है। सुरक्षा बल के जवान माओवादियों से सीधा लोहा ले रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने नक्सल क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 भी लागू किया है। इस नीति का उद्देश्य है हिंसा का रास्ता छोड़ चुके नक्सलियों से मुख्य धारा से जोड़ना और मौत से प्रभावित लोगों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करना है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 अप्रैल को ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित होने वाली ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और इंडोनेशिया और ईरान सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। कृषि मंत्री यात्रा के दौरान ब्राजील के कृषि एवं पशुधन मंत्री कार्लोस हैनरिक बैक्टा फेवरो और कृषि विकास एवं पारिवारिक खेती मंत्री लुइस पाइलो टेक्सरा के साथ बैठकें करेंगे। ये बैठकें कृषि प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में भारत और ब्राजील के बीच सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होंगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान साओ पाइलो में प्रमुख ब्राजीलियाई कृषि व्यवसाय कंपनियों के प्रमुख और ब्राजीलियाई वनस्पति तेल उद्योग संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे और कृषि मूल्य श्रृंखला में भागीदारी व निवेश के अवसरों की तलाश करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और मातृत्व को सम्मानित करने के उद्देश्य से वे एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत ब्रासीलिया में भारतीय दूतावास में वृक्षारोपण अभियान में भी भाग लेंगे। इसके अलावा वे साओ पाइलो में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत भी करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत पूरे एनसीआर में गर्मी एक बार फिर अपना तेवर दिखाने लगी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब मौसम पहले की तरह हो गया है। वहीं राजस्थान में अगले 2 दिनों तक उष्ण लहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा गुजरात में भी गुरुवार तक गर्म हवा चलने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं असम के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और नेपाल के वीरगंज में बीते शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के दौरान हुई हिंसा के बाद लगाया गया कर्फ्यू अभी भी रात के वक्त जारी है। शहर में किसी भी तरह की सभा, बैठक, जुलूस और प्रदर्शन पर फिलहाल अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेगा। हनुमान जन्मोत्सव के दौरान शनिवार दोपहर को घंटाघर से शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने तनाव फैलाया और हिंसा भड़क उठी। उपद्रवियों ने आधा दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी और उपद्रवी घायल हुए थे। घटना के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था। वीरगंज नेपाल का एक सीमावर्ती शहर है जो एक नगर पालिका के रूप में सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करता है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच महत्वपूर्ण व्यापार वीरगंज से ही होता है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर तनाव का अंत होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ व्यापार समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए पहला कदम चीन को उठाना होगा। उन्होंने कहा कि गेंद अब चीन के पाले में है। हमें चीन के साथ समझौता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें हमारे साथ समझौता करना है।
उन्होंने ये भी कहा कि चीन को हमारी खासकर अमरीकी उपभोक्ताओं की आवश्यकता है। दरअसल बीते शुक्रवार को चीन ने अमरीकी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाकर 125% कर दिया था, जो अमरीका द्वारा चीनी वस्तुओं पर शुल्क 145% तक बढ़ाए जाने के जवाब में उठाया गया कदम था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान के सुल्तान हातम बिन तारिक अल सईद से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर शनिवार को होने वाली वार्ता पर चर्चा की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लाविट ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार न प्राप्त कर सके। दोनों नेताओं ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका के अभियानों पर भी चर्चा की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि अमेरिका ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति पर कायम है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप वार्ता और संवाद के पक्षधर हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दी, नमस्कार।